मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए जेपीएससी पेपर 1 के सॉल्व पेपर को हम लोग देखते हैं। देखिए जेपीएससी पेपर 1 से पूर्व मैंने जेपीएससी पेपर 2 काफ़ी पहले आपको प्रदान कर दिया था और यह एग्ज़ाम जो है 18 दिसंबर को आयोजित हुआ था। यहाँ कुल 100 प्रश्न आते हैं जेपीएससी पेपर 1 में भी, जिसके लिए 200 मार्क्स निर्धारित हैं। यहाँ पर स्कोर करना निश्चित रूप से काफ़ी कठिन होता है, फिर भी आप अगर बुद्धिमानी से तैयारी करते हैं, सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो 70 प्लस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 80 प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन वह बहुत ही एक्सेस स्कोर होगा। जो भी मुझसे पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझे 9661163344 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जेपीएससी मेंस की क्लासेस गाइडेंस जो है 25 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और उसके अलावा 11वें जेपीएससी के लिए भी गाइडेंस नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल के लिए गाइडेंस स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ, रीजनिंग और जीके वहाँ पर साहित्य नहीं होंगे और इंग्लिश मीडियम में नहीं होगा। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, है ना। मेंस प्रोग्राम हो या प्रीलिम्स प्रोग्राम हो, बहुत लाभ होगा आपको। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न तो देख रहे हैं आप कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन है। तो देखिए धौलावीरा पहले हुआ करता था, लेकिन अब राखी गढ़ी देना है और जेपीएससी ने भी यही उत्तर दिया था। 5 आंसर उसने सुधारा था। राखी गढ़ी पर भी काफ़ी लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी, लेकिन इसे सुधार नहीं किया गया था। बाद में द हिंदू में मैंने चेक किया तो राखी गढ़ी अब हो चुका है सबसे बड़ा स्थल। ऋग्वैदिक जनसभा के न्यायिक कार्यों से कौन सी इसमें संबंधित थी। तो यहाँ पर जो है सभा उत्तर होगा, क्योंकि इसमें ब्राह्मण मुख्य रूप से सदस्य होते थे। यमक, बुध, पित्तक किससे संबंधित है। तो यह भी धम्म पिटक से संबंधित है। और ये टफ क्वेश्चन में आप मान सकते हैं, ये टफ क्वेश्चन था। तो यहाँ से परेशान नहीं होना है, एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे को अटेम्प्ट लेना है। सोच समझ के उत्तर दीजिए। जो जानते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो भी उत्तर दीजिए और देते ही जाइए। जो नहीं जानते हैं उसको पेंडिंग नहीं रखे, लास्ट में छूट जाएगा। चीनी तीर्थयात्री जो 6ठी सदी में भारत का दर्शन किया, ये होगा सी नंबर, सुंग यून। सुंग यून क्यों होगा, क्योंकि यह 519 में भारत में इसका आगमन हुआ था। और 6ठी सदी का अर्थ क्या हुआ, 500 से 620 एडी, है ना। अभी कौन सा सदी चल रहा है, 21वां, 2000 से 2100। तो इसी तरीके से सदी का निर्धारण होता है। 6ठा नंबर अगर देखा जाए तो ये भी देखिए द हिंदू से ही संबंधित है नए शोध से, क्योंकि चालुक्य शासक पुलकेशियन ने हर्ष पर अधिकांश बुक्स में आपको 612 मिलेंगे। अब उनको सुधार दीजिएगा, 618 कर दीजिएगा। यह भी द हिंदू के अनुसार है और यह भी जेपीएससी ने दिया था। तो आप बोल सकते हैं इस जेपीएससी के द्वारा जो प्रश्न दिए जाते हैं, यहाँ तक कि इतिहास में भी, वो अद्यतन शोध के आधार पर दिए जा सकते हैं। यह प्रवृत्ति आपको यहाँ से चुंबकीय दिशा सूचक के प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसने दी थी। देखिए थोड़ा सा टफ प्रश्न में, हिस्ट्री का टफ क्वेश्चन आया था 6ठा जेपीएससी में, इसमें दो मत नहीं है। यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। मार्को पोलो, इब्न बतूता और निकोलो कॉन्टी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सरुद्दीन मोहम्मद औफी के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप नहीं जानते हैं। चुंबकीय दिशा सूचक से संबंधित बताया गया मार्को पोलो, इब्न बतूता या निकोलो कॉन्टी का। तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग करके सी नंबर उत्तर निकाल सकते हैं। इन सभी टेक्निक्स का प्रयोग आप 19 तारीख को भी करेंगे। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालिक स्मारक में प्रदर्शित होता है। तो ये तो पॉपुलर प्रश्न है, बलबन का मकबरा। इसको आपको गलत नहीं करना है। ये मुगल और दिल्ली स्थापत्य आपके क्लियर होनी चाहिए, मौर्य कला, गुप्त कला। 8 नंबर आइए, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय निम्न में से कौन था। यहाँ भी एलिमिनेशन टेक्निक के तहत जो है ए और सी को तो पहले हटा दीजिए, चिश्ती होगा नहीं, नक्शबंदी, ये दोनों उदारवादी थे, तो ये दोनों बचा, है ना। तो सुहरावर्दी बहुत ही कट्टरपंथी था और यह सुल्तानों के बहुत करीब रहता था और इसने, सुहरावर्दियों ने राजपद को भी स्वीकार किया था।
8 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न जो है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? बहुत पॉपुलर प्रश्न है। शेरशाह। ये अंग्रेजी काल तक 1835 तक आपका चलता रहा है। 10 नंबर प्रश्न निश्चित रूप से टफ प्रश्न था। इतिहास के प्रश्न थोड़े टफ थे छठी जेपीएससी में, इस बार इजी रहेंगे, आप लोग मत टेंशन लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सारे बुक्स अननोन किस्म के, लेखक अननोन किस्म के, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? कि अगर कोई एक भी आप जानते हैं तो उत्तर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन सेटर ने यह सुविधा आपको दे दी है। इसका जहाँ तक उत्तर का बात है तो ए होगा। चलिए, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो विलय का काम तो डलहौजी का था, तो सारा तो डलहौजी का ईयर दिया गया है, तो सिंपल है ये क्वेश्चन। अगर आपको याद नहीं है तो टफ हो जाता है, लेकिन विलय तो बहुत ज़्यादा किया नहीं था, 7, 8, 10 किया था। तो उसका अगर ईयर आप याद रखे हुए हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आपकी है तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, अन्यथा दिक्कत आएंगे। चलिए आगे अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? यहाँ पर भी देखिए तरीका किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, पहला सरोजिनी नायडू है, दूसरा अमृत कौर है, तीसरा कमला देवी चट्टोपाध्याय। दो तो कन्फर्म है, सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर। सी के बारे में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा अननोन पर्सनालिटी है इंडियन इंडिपेंडेंस में, तो फिर भी डी नंबर आपको उत्तर आराम से मिल जाएंगे। चलिए 13 नंबर देखते हैं। पाकिस्तान की रूपरेखा, इसके संदर्भ में मैं जो आज बता दे रहा हूं उसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए, रूपरेखा जो तैयार करने वाले थे वो सिकंदर हयात खां, जो लाहौर 1940 के कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था, और उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, उस कॉन्फ्रेंस के। और यहीं पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर आता है क्वेश्चन पाकिस्तान के जन्मदाता कौन थे, तो ये होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान। इस रूपरेखा को उस सम्मेलन में प्रस्तुत किसने किया? तो फजलुल हक का नाम आपको याद रखना है। पाकिस्तान का कंसेप्ट किन्होंने पहली बार दिया था, इस नाम को प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली। तो यहाँ से प्रश्न आपके रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज, ये जॉर्ज सस्टम होंगे। पीएम भी याद रखना है। और भारत के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय, जेबी कृपलानी, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। माउंटबेटन योजना में निम्नलिखित में किस प्रांत में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की गई थी? समझ गए ना। तो ये आपका होगा उत्तर पश्चिम प्रांत। हालांकि वहाँ के जो अब्दुल गफ्फार खान थे वे प्रबल विरोधी थे भारत के विभाजन के, वो काफ़ी नाराज भी थे, है ना। उन्हें 1988 में भारत रत्न भी मिला। निम्न जोड़ा में कौन सही नहीं है, यानी सिंपल सोचिए गलत कौन है। तो इसमें उत्तर मिल जाएगा आपका डी नंबर, है ना, क्योंकि 26 यहाँ दिया है, बाकी का टेंशन ही नहीं लेना है। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सब याद नहीं होना चाहिए, याद भी होना चाहिए आपको, अलग अलग भी आ सकता है ना। भारत का कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? इजी क्वेश्चन, कन्याकुमारी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। इजी क्वेश्चन एक और। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। उच्चावच आकृतियों पर ध्यान से देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर। समझ गए ना, सबसे पश्चिम में कौन है और पूर्व में कौन है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन से ही आपको पता चल, खासी देखिए सबसे पूर्व में है, तो 4 सबसे अंत में किस में है? ए में है और डी में है। क्लियर। अब शुरू में एक है तो वो तो टेंशन खत्म हो गया, तो महादेव ही शुरू में होगा। अब छोटा नागपुर और मैकाल में ज़्यादा पूर्व कौन है? तो ज़्यादा पूर्व हम लोग हैं, झारखंड है, तो 3 जो है तीसरा नंबर में होगा, तो उत्तर मिल गया ये नंबर। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर बनाना है कौन सा जोड़ा सही है, सही आपको खोजना है। ये भी बहुत सिंपल दिया है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, लूनी राजस्थान, मिल गया, है ना, आराम से आपको मिल गया। चलिए अगले प्रश्न पर।
झारखंड में वार्षिक वर्षा का क्या अंतराल है? तो एवरेज कितना है झारखंड का वार्षिक? 140 है ना। तो इसको आप इसके साथ जा सकते हैं 100 to 200 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोल्हान खनिज संसाधन एकदम सही है, मालाबार जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन, सब तो सही है। कच्छ वन संसाधन पूरी तरह से गलत है, सैंड डेजर्ट यहाँ पर है, दलदली क्षेत्र है ना। तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? लद्दाख, दंडाकरण, उत्तर भारत, उत्तरी बिहार, रॉयल सीमा, है ना। तो उत्तरी बिहार में तो चीनी उद्योग होता ही है। ऑप्शन और दिया है क्या? नहीं दिया है, तो आपका आराम से हो जाएगा। दंडकारण्य में जूट की कृषि संभव है नहीं, तो उत्तरी बिहार जो है चीनी उद्योग, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला चीनी उद्योग बेतिया में वहाँ लगा भी था 1840 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारत में निम्न में राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही क्रम क्या होगा? ये आपको अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक इसका चयन करना है। ये जनसंख्या सेक्शन से जो है आपका प्रश्न दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहला तो बिहार होगा, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर झारखंड होगा या पंजाब होगा। तो आपको पता है कि पंजाब कृषि की दृष्टि से काफ़ी डेवलप है और झारखंड पठारी पहाड़ी राज्य है, तो सी के साथ आपको जाना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, 550 के आसपास पंजाब का है और झारखंड तो अभी 400 भी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है जनजाति और स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ थारू जो आपका होगा उत्तराखंड नहीं दिया है, तो उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी बहुत जनसंख्या पाई जाती है ना। गद्दी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और मुंडा आपका झारखंड है। भील जो है आपका एक बचता है राजस्थान। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल था प्रश्न। अनुसूचित जाति और जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग आयोगों में बांटा गया? देखिए 65th में SC/ST को कंबाइंड बनाया गया था 1990 में। कंबाइंड आयोग बना था, 7 सदस्य उसमें होते थे। लेकिन 89 2003 में क्या किया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया 338A और 338A के तहत। और 338B के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को भी इसी में स्थान दे दिया गया है। तो 89 2003 इसे मैंने वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेंबर्स के लिए लिया भी था। यह प्रश्न उसमें आया था। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये प्रश्न तो आता रहता है। यहाँ 22 से एक ही जगह है, 2 जगह है, तो 2 ठो तो ऐसे ही छट गया है। 390 तो होगा नहीं, तो ये नंबर उत्तर होगा, तुरंत मिल जाएगा ये उत्तर। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के द्वारा? मोस्ट पॉपुलर प्रश्न, ये 52वां है ना, 52nd संविधान संशोधन बहुत ही चर्चित रहा है। ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्रों द्वारा लगाया एकत्रित किया जाता है, केंद्र राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? 270 होगा। हालांकि एग्जाम हॉल में इतना आसान नहीं होता है ना। वहाँ पर एक अलग प्रेशर होता है, तो उसी के अनुसार आपको वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। जो आसान प्रश्न रहते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगता है। तो उसका एक ही उपाय है, बार बार रिवीजन विथ राइटिंग के साथ रिवीजन, तो फिर नहीं होगा। 1 से सवा घंटा में फिर सॉल्व कर लेंगे आप। सुशासन की विशेषता क्या नहीं है? ये तो मिल जाएगा। चलिए लाल फीताशाही तो हो ही नहीं सकता है, रेड टेपिज्म। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन को सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया? ये हर्बर्ट साइमन होंगे। नेक्स्ट, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। शायद ही कोई छोड़ता है, यह धारणा किस राज्य की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की नाम से पता चल रहा है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन में भारत में सुशासन के बाधाओं की पहचान की गई है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा
यहाँ जो आपका उत्तर हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, बी नंबर, है ना। चलिए आते हैं 34 पर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? ये नगर निकाय से संबंधित है। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने बता दिया है, याद करने का ट्रिक भी बताया है। इस सारे आर्टिकल्स को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह ए नंबर होगा 243 जेड डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये जो है आपका जोड़ियां बनाना है, कब कौन सा हुआ था, समझ गए ना। तो ये सीधा सीधा आपका मिला हुआ है, थोड़ा सा टफ प्रश्न में आप समझ सकते हैं, क्योंकि आयोग जांच समिति जो भी है थोड़ा सा अननोन जांच समिति तो है ही। चलिए नेक्स्ट, 14वें वित्त आयोग, यहाँ 42% था, इस बार जो है 15वां में 41% है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का 1% चला गया है केंद्र के पास, उस यूटी बन गया है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब स्थापित किया गया? 2010, समझ गए ना। ये तो आपका एक इजी प्रश्न था। चलिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर ऐसे तो सी होगा, लेकिन इसको करने का कोई मतलब नहीं है, ये करेंट अफेयर्स से है ना। करेंट अफेयर्स का कैसा प्रश्न आ सकता है, स्टेटमेंट वाले भी आते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ जो है आपका बुक्स है, ये भी करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है, उस समय जो जो बुक आए थे तो उससे रिलेटेड है, इसीलिए इसको भी मैं स्किप करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो है समिति से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर तो आपको आराम से तेंदुलकर समिति निर्धनता कर दीजिएगा, चलैया समिति कर सुधार, है ना। तो अपने आप जो है आपका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रश्न है, निर्धनता आकलन के लिए 2004-5 में कौन सी विधि अपनाई गई? एक दर्पण के अतिरिक्तांक, अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक में अच्छी तरह से समझाया गया है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, अगर सामान्य रूप से देखें तो तीनों सत्य है, लेकिन अगर एकदम एक्यूरेट निकालना है तो 67.5% हो रहा है, और ये दिया है 67%। हालांकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देने में जेपीएससी के द्वारा गड़बड़ी हुई है। कौन सत्य है यहाँ देना चाहिए था। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, नीति भी दर्पण से मैंने दे दिया है कलेक्शन आप लोगों को, ये 2011 में बना था। हालांकि ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी के लिए जो मैंने दिया है वह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश में पहली बार कब आरंभ की गई? ये इम्पोर्टेंट बना रहेगा हमेशा, क्योंकि पहली बार है तो 2000 ईस्वी में। अगला जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? यहाँ भी देने में गड़बड़ी की है जेपीएससी ने। ऐसा रहेंगे प्रश्न, इससे यह पता चलता है, क्योंकि ये तीनों जो है सही है। तो उत्तर जो आपका होगा उपरोक्त में से सभी। अगर आपको मान लीजिए इससे प्रश्न में उत्तर चुनना है, क्या किया जाए? कोई क्वेश्चन आप जान रहे हैं गलत है, तो भावना को समझना होगा, किस सोच के साथ सेटर ने दिया होगा। तो आपको डी के साथ जाना चाहिए, या तो जेपीएससी क्वेश्चन कैंसिल करेगा या फिर डी उत्तर देगा, है ना। 46 नंबर, राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स प्रोटीन होते हैं, ये तो पॉपुलर है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो आपका उत्तर अमीनो यौगिक हो जाएगा, साइंस से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नॉन स्टिंग फ्राइंग कढ़ाई पॉपुलर है, टेफ्लॉन, है ना, बी नंबर आंसर हो जाएंगे। विषाक्त मस्टर्ड गैस वास्तव में क्या होता है? ट्रिक यहाँ पर खेला गया है क्वेश्चन सेटर के द्वारा। गैस लिखा है, तुरंत आप गैस मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। वास्तव में यह द्रव होता है, जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी क्या होता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, वह भी द्रव होता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन
निम्न में से कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं इससे प्रश्न। तो देखिए इसके उत्तर जो होंगे ये सब तो थोड़ा सा रटना होगा, समझे ना। ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट। तो विस्फोटक से, शराब से, क्या चीज़ से बना हुआ है, ऐसा प्रश्न अक्सर आया करते हैं। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु के कारण बनती है? तो देखिए 0.5% होते हैं। तो यहाँ तो सारा का सारा ज़्यादा दिया है, तो आप ए नंबर के साथ जा सकते हैं जो सबसे कम है, समझ गए ना। 2% आप कर सकते हैं, मृत्यु तो सभी में हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये तो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, तो जो जो उचित लगे ऐसे प्रश्नों में मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो बाइट और बिट्स में क्या रिलेशन है, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए यहाँ पर इल्यूमिनेशन टेक्निक का प्रयोग कीजिए। मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है ग्राफ वगैरह के लिए। तो टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? टच स्क्रीन होगा। क्लियर? देखिए वो भी सही नहीं है, यही विवादित प्रश्न नहीं देना चाहिए किसी भी आयोग को, लेकिन अब जब दिया जाता है तो बेहतर आंसर चुनने का प्रयास करें। इसी रणनीति को इस बार भी आपको अपनाना है, इस बार भी रहेगा ही इस टाइप का 2-4 ठों। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऐसे भी ये समाप्ति के दौर में है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो शुरुआती एक्सप्लोरर था। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन का जीन कहाँ से आता है? विटामिन ए के लिए है, जो डैफोडिल से आता है। पंचधारा योजना निम्न में से किस से संबंधित है? तो नदी नहीं मारना है इसमें, ये नारी कल्याण और विकास से इस बार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाइट बड रोग, बहुत सारे रोग्स मैंने दे दिए हैं कृषि तकनीक वाले नोट्स में, तो जिंक होगा, ये नंबर होगा। दूध का सफेद रंग मोस्ट पॉपुलर प्रश्न, कैसिन से। अगला जो प्रश्न है आपका, वेब पोर्टल डेकनेट क्या चीज़ से संबंधित है? तो देखिए है तो एग्रीकल्चर से, लेकिन ये करेंट अफेयर्स से उस समय का है। संथाल परगना नरीखंड, ये तो आप लोग सबको जानते होंगे। सफाहुड़ आंदोलन, संथाल, ये सब चीज़ तो गलत कीजिएगा भी नहीं। कौन आदिम जनजाति है? कोरबा, ये सब एकदम नहीं गलत करना है। अंडी अपरतिपी, बहुत सिंपल है ना। हो सबसे ज़्यादा प्रचलित है अंधी विवाह इन लोगों में। नेक्स्ट पूरणमल, देवघर मंदिर, ये सब तो आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से इस बार कंप्लीट है, इसलिए कट ऑफ ऊपर थोड़ा जाएगा। महुआ टाण, पहले देखे पलामू में था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो अब लातेहार में हो चुका है। अंजनी धाम, सारे मंदिरों को एक लाइन से मैंने करा दिया है, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। गुमला, है ना। झारखंड निवासी देवसिन गुप्त, ये तो खैर चक्रधरपुर के हैं, शतरंज से संबंधित हैं। इस बार अरुणा मिश्रा वगैरह, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, ये सबको कर लीजिएगा। ब्यूटी डुंग डुंग। अगला जो है खोटा संकलनों में मेघदूत, श्रीनिवास पानोरी। साहित्य में जितना मैंने करवाया है उतना कर लीजिए, एक आध एक्स्ट्रा आता है तो तनाव मत लीजिएगा उसका। रिजगढ़, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न में था, फिर भी राजगीर इसका उत्तर जेपीएससी के द्वारा दिया गया था। फ्रेंडशिप, ये उस समय का करेंट है ना, इस बार के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रूस पाकिस्तान वगैरह का था। 14वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी नहीं ज़रूरत है। पहली प्राइवेट, उस समय का करंट अफेयर्स। पहली महिला गवर्नर, उस समय का करंट अफेयर्स। रियो ओलंपिक्स, तुवालू, कितना करंट अफेयर्स से भी है। विश्व आर्थिक मंच, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यह दावोस में होता है, स्विट्जरलैंड में, समझ गए ना, स्विट्जरलैंड का दावोस में होता है। विश्व का कैशलेस, ये देखिए स्वीडन होगा। रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन थी? तो ये भी उस समय का करेंट है, नेपाल की गौरिका सिंह थी।
ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य था, ये भी उस समय का करेंट अफेयर्स है। इस बार इंदौर पर केयर कीजिएगा, है ना। सिक्किम था उस समय उत्तर, हालांकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये भी उस समय का करेंट अफेयर्स है। गतिमान एक्सप्रेस, इस बार विवेक एक्सप्रेस को कर सकते हैं, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, इम्पोर्टेंट है। पैरा ओलंपिक उस समय के लिए है, कोई मतलब नहीं है इसका डिस्कशन करना, उस समय का है। रणथंभौर की मछली बाघिन। सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी करेंट अफेयर्स में ही आएगा, हरिहंत होगा, ऐसे अभी के लिए भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट लून उसी समय का करेंट अफेयर्स है, अभी वर्तमान का करेंट अफेयर्स आएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वर्तमान स्कीम कीजिएगा, हालांकि इसका इम्पोर्टेंस बना रहेगा। इसका सबसे बड़ी खासियत है कि SC ST के साथ साथ फीमेल्स को भी इसमें सुविधाएं प्रदान होंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार, ठीक है। करेंट अफेयर्स कोई मतलब नहीं हम लोगों को। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद के उन्मूलन किस पीढ़ी, देखिए इसको टफ आप मान सकते हैं, तीसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है, कन्फ्यूजन का एक मुद्दा है ना। इसलिए इसको कुछ भी सोच समझ के ऐसे प्रश्नों को मार दिया कीजिए, तनाव नहीं लेना है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, इस बार आईची को कर लीजिएगा अच्छा से, मॉन्ट्रियल को कर लीजिएगा, पेरिस को कर लेंगे आप लोग, समझ गए ना। पेरिस को कर लेना है, आईची को कर लेना है, और कार्टेजेना इंपॉर्टेंट बना रहेगा। तो ये जो है आपका जैव सुरक्षा समझौते से रिलेटेड है। ओजोन प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तो है नहीं, एलिमिनेशन टेक्निक को अपना सकते हैं यहाँ पर। यूनेप का मुख्यालय, तो जितने भी संगठन हैं सारे के मुख्यालय को कीजिएगा, यहाँ तो नैरोबी होगा, ईजी दे दिया था लेकिन इस बार ईजी वाला चुनेगा, गारंटी नहीं है। दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से हैं, इम्पोर्टेंट ये, अथवा ओलंपिक में जितने लोग भाग लिए थे तो कुछ खिलाड़ियों के नाम तो आप लोग जानते ही हैं, प्लस और भी जो भी पॉपुलर खिलाड़ी हैं, PV संधू वगैरह, और खास करके हरियाणा वाला सब रेसलिंग की लड़के और लड़कियां जो हैं उनके नाम जरूर याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा वगैरह का। बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है, तो साइकिलिंग से है। तो सारा इम्पोर्टेंट, कुछ चाइना मैन वगैरह भी एक बार JPSC में एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही है ना। संघमित्रा कलिता को, देखिए ये सब जो है करेंट अफेयर से उस समय का था। नवनाथन पिल्ले को किस अवार्ड से, तो करेंट अफेयर से देखिए अवार्ड सेक्शन से कितना सारा रहा, मैंने अच्छी तरह से करा दिया है आप लोगों को, अवार्ड और पुरस्कार बहुत पहले ही करा दिया है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो ये भी हो ही चुका है, आपदा से है, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, डेट सीधे पूछ लिया है, ये सब अब दिक्कत नहीं है, उस समय निश्चित रूप से कठिन प्रश्न था। और अगला जो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अदृश्य बेरोजगारी हो, चक्रीय निर्धन हो, इससे कंसेप्ट से प्रश्न रह सकते हैं सीमांत सेक्शन से। जो निरंतर निर्धन और निर्धन होते ही जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं निर्धन वर्गों में कि उस अपने लाइफ स्तर को नहीं उठा पाते हैं, समझ गए ना। कारण आप समझ ही रहे हैं, उनको हर तरफ से कहीं ना कहीं से तिरस्कार मिलता है, चाहे संस्था हो या समाज हो। सहयोग की भावना संभवतः कुछ कमी हो गई है समाज में, आधुनिक समाज में, जिसके कारण ऐसे लोगों को ज़्यादा समस्या आती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो सीमांत उत्पादकता शून्य होती है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि जितना उनका योग्यता है उतना वर्क नहीं मिल पाता है। राजीव आवास योजना 2011 में शुरू हुआ था, यह कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। देखिए इसका इम्पोर्टेंस जो है बना रहेगा, क्योंकि इसका विस्तार जो है 222 तक कर दिया गया है। 2016 को किस वर्ष के रूप में, तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 2019, 20, 21, 22 वाला सब आपको याद रखना है। उस समय दलहन था, तो अभी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। 195 सदस्य कौन बना है यूनेस्को का, है ना। मान लीजिए कि आप पढ़ के नहीं भी गए हैं तो भी आपको C और D B को छाट देना है,
ना क्रोएशिया होगा, ना कजाकिस्तान होगा, ये सब पुराना देश है। अब रहा फिलिस्तीन और दक्षिण सूडान। तो अगर आपको पता है तो फिलिस्तीन मार दीजिए क्योंकि यही सही उत्तर है। नहीं पता है तो भी 50% चांसेस हो जाएंगे कि आपके सही हो जाएंगे। तो ये प्रश्न थे, और जिन्होंने भी मेरी क्लास को अच्छी तरह से किया है जेपीएससी पेपर 1 का, और करेंट अफेयर्स में जो मैंने समझाया है कि कहाँ कहाँ से आएंगे प्रश्न, उसको ध्यान से सुना है, नोट किया है दर्पण खरीद करके, तो निश्चित रूप से उनका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। मैं एक मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको यूट्यूब चैनल पर आज या कल प्रोवाइड करा दूंगा जेपीएससी पेपर 1 का, और जिनको पीडीएफ चाहिए मॉडल जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसका पीडीएफ उत्तर के साथ चाहिए, तो आप मुझे कॉल करें। 50 रुपीज़ के भुगतान पर वह पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।